हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो सेक्शन है होता है ना एमसीक्यू वाला आपका, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ऐसे मैं कोशिश करूंगा आपको एग्जाम्स तक बहुत सारी प्रैक्टिस सेट करवा लूँ सेक्शन ए के, ठीक है। और बाकी और चीज़ों के लिए तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख ही सकते हो, सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। तो सीधे बातें बातें छोड़ के ये सेट प्रैक्टिस सेट 1 मान के चलो इसको, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो भाई। द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 91 बट लेस देन 100। एक मिनट, पानी पी रहा था। द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 91 बट लेस देन 100। तो पहले तो ये बताओ, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है प्राइम नंबर क्या होते हैं आपसे, है ना। जिसको पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं वो तो आराम से मार्क कर देगा। प्राइम नंबर आसान भाषा में वो नंबर होते हैं जो किसी और से नहीं कटते, मतलब वो किसी से कटते नहीं है। तो इसमें देखो 94, ये तो 2 से कट जाता है, और भी चीजों से कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं है प्राइम नंबर। ये भी देखो, ये 2 से कट जाएगा, लास्ट में 6 या 5 से कट जाएगा। ये एक ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा, 97 करके देख लेना। तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ आएगी बात। ये हमने रियल नंबर्स के चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और वैसे तो प्राइम नंबर बहुत छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर आसान भाषा में वो नंबर होता है जो किसी से नहीं कटता। जैसे फॉर एग्जांपल में दे तो 7 सिर्फ 1 से कटते हैं, क्योंकि 1 तो सबसे ही कट जाता है। तो 7 हो गए, 13 हो गया, और 17 हो गया, 19 हो गया, 23, 29, ये कुछ ऐसे नंबर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो सिर्फ किसी से नहीं कटते, अपने आप से कटते हैं, और 1 से, क्योंकि 1 से तो सभी कट जाते हैं। तो इस केस में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखो। फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 8। तो आपके सामने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8, और इसका जीरो फाइंड करना। जीरो मतलब एक्स की वैल्यू, ये जीरो रूट, ये सब इससे कंफ्यूज मत होना। तो हमें जीरो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, ये जो भी पॉलिनोमियल हमारा दे रखा है इसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दो, और फिर एक्स की वैल्यू सॉल्व कर दो। तो बस सॉल्व करना है इसको। तो एक्स क्यूब, ये माइनस 8 हो जाके 8 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 8 आ गया। हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 1/3, ये एक्स क्यूब में को जब हम एक्स करेंगे, यानी कि 3 से डिवाइड कर दिया। जहाँ बेसिकली ये बोलो, ये करना आता है ना आपको क्यूब रूट सॉल्व। जब हम यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा क्यूब रूट, जो कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी। यार मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट वगैरह सॉल्व करने आते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें छोटी क्लास में हमने पढ़ी है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 था, तो एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो ना 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट देख लो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 3। राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is -1/4 and product of zeros is 1/4। तो हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू बता रखी है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू बता रखी है 1/4, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इक्वेशन लिखना है। तो इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ऐसे, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ये ऐसे बनाते हैं इक्वेशन। ये पूछा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो ये होता तरीका। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, और ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी। तो बस वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ इस ब्लू वाली में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -1/4, तो आ गया -1/4। फिर ये एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कितने दे रखी है 1/4। ये जो मैं ऑरेंज से लिख रहा हूँ ना यही है 1/4, और राइट हैंड साइड में 0। तो ये बन गया आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको सॉल्व कर लो और इसमें से चेक कर लो सॉल्व करके। तो ये जो इक्वेशन हमारी बनी है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ये तो हमारे ऑप्शन पे मैच नहीं हो रही। तो इसको सॉल्व करो यार। देखो इसको डायरेक्ट में लिख रहा हूँ सॉल्व करके वापस से। ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो ये जो 4 है ना, ये 1/4 हटाने के लिए इस पूरी क्वेश्चन को सबको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो। सबको, ये सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 और 4 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 और 4 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। तो ये बन जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन। तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है। तो ये देख के कंफ्यूज मत आना कि ऑप्शन में नहीं आया, सॉल्व भी क्या करो, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √3x² - 2x - √3 = 0। तो देखो ये आपको रूट पूछ रहा है इस इक्वेशन का, वही ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से हैं वो रूट। तो कोई क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि रूट मतलब क्या होता है, जिसको हम जब वापस इक्वेशन में डालें उसकी वैल्यू x की जगह तो सेटिस्फाई कर जाए। तो एक तो ऑप्शन ए कि सारे आप डाल डाल के देख लो, एक बार √3 डालो इसमें, ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, -1 बार √3 डालो, ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो दोनों ऐसे कर करके सब चेक कर लो, जिसमें दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे वही दोनों रूट कहलाएंगे। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, हम भी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पढ़ा फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, रूट और जीरो की बात होती है, बहुत बार बता चुका हूं, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन होती थी। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन से इसको हम मैच करें, पहले तो ये √3 हटाएं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर √3 कैसे है, तो √3 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो पूरी इक्वेशन को √3 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, x² माइनस 2/√3 x और -1, क्योंकि √3/√3 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को जब इस ऑरेंज वाली हमारे फॉर्मूले से मैच करेंगे तो हमारा सम ऑफ जीरो क्या बनेगा, सम ऑफ जीरो हमारा बनेगा 2√3। तो सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट बनेगा हमारा 2/√3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बनेगा, या क्या बनेगा, -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बनेगा, क्योंकि ये प्लस में होता है ना यहाँ पर, यहाँ माइनस साइन यानी -1 रहा होगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा -1। तो दूसरा तरीका ये है कि अब ये ट्रायल एंड एरर से आप देख लो कि सम ऑफ जीरो, इन दोनों का सम 2/√3 के बराबर आना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब हम करें तो -1 के बराबर आना चाहिए। तो अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर ए ही है, क्योंकि इन दोनों का √3 और -1/√3 का आप सम करोगे तो 2/√3 बनेगा, और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये -1 ही बनेगा। तो इसका मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो एक तरीका तो ऐसे फॉर्मूले से कर सकते हो, ऐसे प्रीवियसली जैसे मैंने बताया था कि सारी वैल्यू डाल डाल के देख लो, क्योंकि रूट वही होते हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो ये डाल के देख लो x की जगह इसको, ये देख लो सेटिस्फाई कर जाएगा, इसको डालोगे ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, बाकी इनमें दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट कराने वाला क्वेश्चन था, पर था इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। तो एक एपी चल रहा है, उसका 15वां टर्म बताना है हमें। एपी क्या है, पहला टर्म है x-7, फिर है x-2, फिर है x+3। तो पहले तो इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस निकालना आता है, कोई भी दो टर्म पकड़ो पास पास वाले, उसका फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो मान लो ये दोनों पकड़ लेता हूं मैं, तो इनका फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का x-2 माइनस इनिशियल का x-7, सॉल्व करो इसको, तो x-2 ये साइन -x +7, x से गया 7 - 2 5, तो d की वैल्यू आ गई 5, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 5। तो d की वैल्यू आ गई, d यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 5। इसको दूसरे कलर से करते हैं, वाइट वाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये d की वैल्यू आ गई 5। अब हमसे पूछा है 15th टर्म हमें निकालना है। तो देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 d, यही होता था 15 टर्म, ये nth टर्म का फॉर्मूला। तो यहाँ 15 टर्म की बात कर रहे हैं, यानी n की वैल्यू 15 अगर हम डालें तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, a तो एज इट इज रहेगा, n की जगह 15 डालें तो 15 - 1 14, और d एज इट इज a प्लस 14d। ठीक है, तो a 15 की वैल्यू होगी हमारी, ये जो 15 टर्म पूछ रहा है, n की जगह 15 डाला, a प्लस 14d। तो बस a प्लस 14d की वैल्यू निकाल लो, और वही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है। तो a क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म यानी कि x-7, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x-7 प्लस 14, d अभी हमने निकाला 5, सॉल्व कर लो। तो x-7 प्लस 14 इंटू 5 कितना होता है 70, और 70 में से 7 गया तो 63, तो x प्लस 63 आपका 15th टर्म होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूले में भेजता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x+1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 - x + x³। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। पहले मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला।
और ये बी ए बी सी जो हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में, ये क्या होते हैं? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसे होता है? ऐसे होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। तो ये जो ए बी सी है ना, ये यही है। तो हमें ये जो इक्वेशन है ना हमारी जो लिखी हुई है, इसको पहले हम ठीक से लिख के इस वाली फॉर्म में लाना है, फिर एबीसी डाल के हम एडी आराम से कैलकुलेट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को हम इस वाली फॉर्म में लिखेंगे पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तभी तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल पाएंगे। तो बस उसको सॉल्व करो, ये एक्स प्लस वन का होल क्यूब यानी ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, ये मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ उसको। ठीक है, एक्स प्लस वन का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी वन का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, ए क्या है यहाँ पर एक्स, ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में तो ये एज इट इज है 4 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, तो लिख दो इसको 4 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हुए चलो, हमें इस वाली फॉर्म में लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट खोल दो, यहाँ पर ये एक्स क्यूब प्लस वन प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3x, और ये आपका इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा, ये अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हो, मैं अपनी स्पीड पे सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद आपका बच्चा ये 3x स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो 3x स्क्वायर, यहाँ 3x है, यहाँ माइनस एक्स है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस 4x, और उसके बाद ये प्लस वन है, ये प्लस 4 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 4 माइनस 3, और राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचेगा 0। अब देख लो आप, अब जो मैंने ये बना दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में आ गया। एक सेकेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में आ गया। अब जनरल फॉर्म हमारी जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इससे मैच कर लो। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई है 3, बी की वैल्यू क्या हो गई है 4, और सी की वैल्यू माइनस 3, क्योंकि प्लस में है इधर ये माइनस में है, तो यानी सी की वैल्यू माइनस 3। अब हमें ए बी सी तीनों मिल गए, a is equal to 3, b is equal to 4, c is equal to -3। अब हम जो हमारे क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट हमें पूछ रहा है, ये हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बस अब तो वैल्यू पुट करो, तो b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4, a मतलब कि 3, c मतलब -3, इसको सॉल्व कर दो, वही आपका आंसर होगा। करो इसको सॉल्व, तो 16 और ये हो गया 4 3 12 और 12 3 36, तो 16 प्लस 36 कितना और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 16 प्लस 36 होता है आपका 46 प्लस 6 52। तो देख लो आप इसमें ऑप्शन में 52 कहाँ पर है, 52 है ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, तभी सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, ए आ गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, तो आपके सामने एक एपी लिखा हुआ है, उसका अगला टर्म पूछ रहा है हमसे। तो देखो एपी क्या होता है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी बेसिकली होता क्या है, यानी कि हर टर्म में या तो कुछ कॉमनली ऐड हो रहा हो या फिर कुछ कॉमनली सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसी चीज को हम एपी बोलते हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या होता है, प्लस या माइनस में जब खेल रहे होते हैं तब अर्थमेटिक होता है। और जीपी अगर बोलूँ तो मैं, जो आई थिंक आपके सीबीएसई में नहीं है, जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो, जीपी में होता है कि कोई चीज कॉमनली या तो मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो हर टर्म पे, उसको जीपी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अर्थमेटिक मतलब प्लस और माइनस में खेल चल रहा होता है। ठीक है, चलो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। आप क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये एपी दे रखे आपको 3 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। आपको बता रहा है नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा इस एपी का। तो यार देख लो सब में रूट टू ऐड हो रहा है। ये 3 था तो 1 प्लस रूट 2 कर दिया, फिर एक और रूट 2 कर दिया, 2 रूट 2 हो गया, फिर 1 रूट 2 कर दिया, 3 रूट 2 हो गया। तो नेक्स्ट मतलब 3 प्लस 4 रूट 2 होगा, क्योंकि रूट 2 ऐड हो रहे हैं सब में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस अगर पूछा होता तो रूट 2 है, क्योंकि देखो हर टर्म पे रूट टू ऐड हो रहा है, तो जो हर टर्म पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ तो नेक्स्ट टर्म पूछा है तो वो है 3 प्लस 4 रूट 2। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई,
तो हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस y इज इक्वल टू 8, और हमें x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो जैसे कि ये MCQ है तो आप डायरेक्ट आपको ऑप्शन टिक करना है। तो अगर आपको किसी बच्चे को सॉल्व करना नहीं आता, वैसे तो इसके मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड वगैरह से आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी बताऊंगा। लेकिन एक ट्रिक ये है कि अब ये x और y की वैल्यू तो लिखी हुई है ऑप्शन में, x और y की वैल्यू पूछा है तो ऑप्शन में x और y की वैल्यू ही होगी। तो आप क्या करो, डाल डाल के देख लो, दोनों इक्वेशनों में सेटिस्फाई कर जाएंगे, वही होगी x और y की वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये पहले जीरो की इसमें डालो, ये सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, फिर इस जीरो को इसमें डालो, सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर इस वाली इक्वेशन में डालो, सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, और जहाँ पर दोनों एक्स वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाती है वही आपका आंसर होगा। ये तो उन बच्चों के लिए जिनको आता नहीं है करना, तो लेकिन हमें तो प्रोसेस आता है तो हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व इसको। तो मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है तो मैं लिख देता हूँ 2x माइनस वाई राइट, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, या इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, कुछ भी। ये लिख दिया मैंने x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, क्वेश्चन सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, हम ये कोफिशिएंट इक्वल कर लेते थे पहले तो ये मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड बाय 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि ये 2x हो जाए और 2x 2x कट जाए। तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, पूरी को 2 से कर दिया ना। तो ये भी फर्स्ट हो गई, और ये सेकंड इक्वेशन हमारी नई ये वाली बन गई, क्योंकि हमने कर दिया। बस अब आप क्या करो, उसको मैं थोड़ा मिटा के बताता हूँ, ठीक है। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, वो अपने मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, अब ये दोनों बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना आसान है। अब आप क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 2x माइनस 2x से कट जाएंगे। ये इसलिए काटने के लिए तो हम वो करते हैं मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ध्यान रखो, एलिमिनेशन मेथड इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये कट गया, और ये 4 सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं तो 4y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4y प्लस y 5y, और 18 माइनस 8 कितना होता है 10। तो यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व कर देंगे हम, y की वैल्यू हो जाएगी 10/5 यानी कि 2। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 2। चलो y की वैल्यू मिल गई हमें 2। तो अब हमें तो x और y दोनों की फाइंड करनी है। वैसे आप इस ऑप्शन में डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये तो MCQ है ना, हमें सॉल्व करके पूरा दिखाने की जरूरत तो है नहीं। तो आप देख लो y यहाँ पर 0 दे रखा है, या 5 दे रखा है, या 1 दे रखा है, बस इसी में 2 है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो हम बिना x की वैल्यू कैलकुलेट करे भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मार्क कर सकते हैं। लेकिन चलो कर लो, y की वैल्यू 2 आ गई, अब इस y की वैल्यू को आप चाहे इसमें डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, तो x की भी आ जाएगी। मान लो फर्स्ट वाले में डाल देता हूँ y की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2x, y की वैल्यू 2 डाली तो माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 2x सॉल्व कर दो इसको, बस ये 2 उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 10, और x हो जाएगा 2/10 यानी कि 5। देख लो यहाँ पर x की वैल्यू 5 ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जरूरी नहीं था ये x की वैल्यू सॉल्व करना, आपने देखा 2 है और ऑप्शन में कहीं भी y में 2 नहीं है, बस इसी में ही है, तो आप ये भी मार्क कर सकते थे सी है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ MCQ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द कंडीशन फॉर द पॉइंट a0 b0 1 1 टू बी कॉलिनियर, और इनमें से फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, कुछ चीजें आप खुद भी ट्राई करो, ये आपका होमवर्क है। मैं हिंट देता हूँ लेकिन आपको, चलो हिंट देता हूँ, ना बोलोगे सर ने हिंट नहीं दिया। तो इसमें देखो, चलो समझा भी देता हूँ, ये पॉइंट है आपके, ये इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, इस पॉइंट को C मान लो। तो ये कॉलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और मान लो ये पॉइंट C। तो इनके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, A0 B0 और 1 1, है ना, ABC। अब मुझे ये बताओ, जो पॉइंट कॉलिनियर होते हैं ना, उनका जो स्लोप होता है, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, सॉल्व तो आप खुद ही करोगे। तो किसी भी दो पॉइंट का अगर मैं स्लोप उठाऊं तो वो सेम होंगे, क्योंकि ये पॉइंट कॉलिनियर है, स्ट्रेट लाइन पे है ना, तो इसलिए स्लोप उनके सेम होते हैं। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैं कोई से भी दो पॉइंट उठा लूं, चाहे मैं उठा लूं ए बी, तो ए बी का स्लोप अगर मैं निकालूं, या उठा लूं मैं बी सी और बी सी का स्लोप निकालूं, या ए सी उठा लूं, कोई से भी दो पॉइंट, ठीक है। तो स्लोप निकालोगे जब आप ए बी का, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, और ये इस फॉर्मूले में आप डालोगे तो स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा। और मैंने कहा कोलिनियर पॉइंट है तो किसी भी दो पॉइंट के स्लोप इक्वल होंगे। तो हम पहले एक मान लो ए बी का स्लोप निकाल लेंगे हम, ठीक है। और सपोज करो फिर दूसरा हम ए सी,
ये इसी का स्लोप निकालेंगे तो इसमें x1 y1 ये है, x2 y2 ये होगा, फॉर्मूला स्लोप का यही होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर उन दोनों स्लोप को यानी स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC कर दो, दैट्स इट। तो दोनों स्लोप को जब आप इक्वल करोगे तो आपको कंडीशन मिल जाएगी इन ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो अब आप इसको होमवर्क है आपका और करेक्ट आंसर लिखो कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करो इसको जल्दी सॉल्व। स्लोप का फॉर्मूला भी बता दिया, कैसे करना है वो भी बता दिया। कोई भी दो स्लोप ले लो, ए बी और ए सी ले लो और दोनों को इक्वल कर दो, फिर कंडीशन आ जाएगी इन ऑप्शन में से। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलो इस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ साइड 6, 6 एंड 4 सेंटीमीटर इज। तो एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, तो ये दो साइड इक्वल दे रखे हैं 6 6, तो मान लो ये दो साइड 6 इक्वल है। अल्टीट्यूड मतलब ऐसे परपेंडिकुलर जो बेस पे बनती है उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं इस ट्राइंगल का ए बी सी। और ये 6 6 है तो ये तीसरी साइड 4 होगी, तो ये पूरी BC की लेंथ 4 होगी। लेकिन ये अल्टीट्यूड है, तो जो अल्टीट्यूड होती है वो बेस को इक्वल दो हिस्सों में काटती है, तो मतलब ये भी 2 होगा ये भी 2 होगा, तभी तो पूरा मिला के 4 हो जाएगा। तो यानी कि इसको मान लो मैं डी नाम दे देता हूँ, तो BD भी 2 है और DC भी 2 है। और ये अल्टीट्यूड है तो यानी कि राइट एंगल पे काट रही होगी। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बस अब आपको ये एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, बेसिकली हमें ये AD की लेंथ निकालनी है, AD की। ये जो AD है ना, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इसकी लेंथ निकालनी है। तो लगा दो बस, पाइथागोरस थ्योरम लगनी है। ये वाली साइड 6 है, ये वाली साइड 2 है, निकाल दो। ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है 6 वाली, ये बेस है, और AD परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, AD परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बस सोल्व कर दो। तो हाइपोटेन्यूस क्या है 6, 6 का स्क्वायर यानी 36, बेस क्या है यहाँ पर ये 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 36 माइनस 4 32। लेकिन ये AD जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 32 मत मार्क कर देना, 32 तो वैसे ऑप्शन में है भी नहीं। तो AD का स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पर, तो AD का स्क्वायर 32 है, तो AD क्या होगी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट 32। ये स्क्वायर में से ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट 32। तो अंडर रूट 32 की वैल्यू क्या है इन ऑप्शन में से, तो ये स्क्वायर रूट सॉल्व करने आते हैं आपको, अंडर रूट 32 कैसे पता चलेगा बताओ। इसमें से गैस आप वैसे कर सकते हो, स्क्वायर कर दो इनमें से, रूट 32 आना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये रूट 32 को हम 4 रूट 2 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट खोलना सीख लो आप, उम्मीद करता हूँ आपको आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 6 5 एंड -4 3। देखो ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है आपका, और बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी है इजी। तो समझो इसमें, पहले तो क्वेश्चन समझो। कह रहा कोई कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट है y एक्सिस पे, तो जो पॉइंट सिर्फ y एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट जनरली हम कैसे लिखते हैं, x यानी उसका 0 रहा होगा x कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस पे तो y मान लेते हैं। मान लो इस पॉइंट को मैं P दे देता हूँ, ये जो y एक्सिस पे कह रहा है ना ये पॉइंट है, इसका ये मैंने कोऑर्डिनेट लिख दी 0y, ठीक है। अब मैंने इसके कोऑर्डिनेट लिख दी 0y, ठीक है। ये समझ आ गया ना कैसे लिख दिया भाई, y एक्सिस पे पॉइंट है तो यानी x की वैल्यू 0 रही होगी, तो 0y हमने जनरल पॉइंट लिख दिया और उसका नाम दे दिया P। उसके बाद ये कह रहा है कि और ये जो दो पॉइंट है 6 5 और -4 3, मान लो इनको मैं A और B दे देता हूँ, ये इक्विडिस्टेंट है। मतलब इस पॉइंट से P पॉइंट से दोनों इक्विडिस्टेंट है, मतलब PA अगर मैं लिखूं इन दोनों का डिस्टेंस, या फिर PB, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये कहना चाह रहा है ये इक्विडिस्टेंट, मतलब ये पॉइंट P जो हमने बताया है y एक्सिस पे है, ये इस वाले पॉइंट से भी इक्वल है और इस वाले पॉइंट से भी इक्वल है। तो बस हमें ये बेसिकली ये जो पॉइंट है y, इसकी वैल्यू बतानी है, पूरा क्या होगा ये, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो बिना सॉल्व किए। पता है कैसे, बेसिकली हमसे ये पॉइंट P पूछ रहा है क्या होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट P 0y होगा, तो पहला ये जो पहला x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो देख लो इसमें भी नहीं है, यहाँ x की वैल्यू 4 है, इसमें भी नहीं है, x की वैल्यू 3 है, इसमें भी नहीं है, x की वैल्यू 9 है, CBC में है। तो इसका मतलब आंसर हमारा C होगा। हमने सॉल्व भी नहीं किया, डायरेक्ट मार सकते हैं हम कि आंसर C है। ऐसे अगर आप अपने आंखें खुली रखोगे दिमाग की, तो कई चीजें MCQ में तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें ये पूछ रहा था इस पॉइंट की वैल्यू,
तो हमें तो सर्टेनली पता है कि x तो 0 होगा क्योंकि सिर्फ ये पॉइंट y एक्सिस पे, ठीक है। तो x 0 तो यहाँ नहीं है, यहाँ 4x की वैल्यू 3 है या 9 है, तो इस ऑप्शन से हम सी को डायरेक्ट टिक कर सकते थे, लेकिन अब चलो सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये बता रखा है इक्व डिस्टेंस है, तो पी इज इक्वल टू पी बी, तो पी पॉइंट हमारा हमने क्या लिया है 0 एंड वाई, ठीक है। ए पॉइंट क्या हमारा ये 6 5 और बी पॉइंट हमने माना है -4 3, क्या है -4 3। तो पी इज इक्वल टू पी बी है, तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई भी दो पॉइंट है तो ये पॉइंट अगर मैं पी ए ले लूँ, इन दोनों पॉइंट का स्क्वायर, ये अंडर रूट ऐसा होता था ना डिस्टेंस फॉर्मूला, ये स्क्वायर रूट हटा दूँ तो यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर निकाल दो, सॉल्व कर दो। फॉर्मूला आपको बता ही दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉल्व करते हुए चलो। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 0 9 आ जाएगा, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। चलो करके दिखाता हूँ। तो पी ए स्क्वायर यानी कि इन दोनों का करते हैं, तो इसमें ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 5 माइनस y का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 5 माइनस y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली पीबी में भी ऐसे कर दो, पीबी या x1 y1 है, इसको x2 y2 मान लो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर। समझ आ रही है ना बात है, बस ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, पी इज इक्वल टू पीबी में, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस y। इसको जब आप ये जो मैंने लिखा है ब्रैकेट में, ये बॉक्स में, इसको सॉल्व करते हुए चलो, आपकी y की वैल्यू 9 आ जाएगी, जो कि ये होगा, ये y की वैल्यू 9, ठीक है। तो ये सॉल्व खुद करो, पॉज करके जरूर सॉल्व कर लेना, नहीं तो जैसे मैंने बताया डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो कि पॉइंट 0 y ढूंढ रहा है, तो 0 यानी x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो आप, लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो करना ही पड़ेगा, एमसीक्यू में तो टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट Q, the length of a tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from center is 25 centimeter, the radius of the circle is। क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें? एक सर्कल है, ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर वो मान लो इस सर्कल का, और एक इसके Q पे एक टेंजेंट जा रही है, एक P से एक लेंथ पे या P से एक टेंजेंट जा रही है जो कि Q तक है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे, तो उसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ये P से यहाँ से स्टार्ट हुई टेंजेंट और ये Q तक गई, और इसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ Q, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये Q का सेंटर तक, यानी O से अगर मैं मैच कर दूं ये, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, बेसिकली OQ पूछ रहा है, OQ, ठीक है। और सॉरी, OQ की डिस्टेंस भी दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ये OQ 25 सेंटीमीटर, PQ 24 सेंटीमीटर, ये OQ हो गया 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस, तो देखो रेडियस ये O है, और अगर ये मैं इससे मिला दूं P से, तो OP रेडियस होगा, और OP की वैल्यू है मैं निकालनी है। अब आप एक यहाँ पर प्रॉपर्टी बोल लो, थ्योरम बोल लो, वो आपको याद होनी चाहिए कि जो रेडियस होता है आपका, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ, जो सर्कल पे जो पॉइंट है टेंजेंट ऑफ, पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, उससे रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, PQ है ना आपकी टेंजेंट, तो इस पॉइंट से ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये होती है आपकी थ्योरम बोल लो, प्रॉपर्टी बोल लो, ठीक है ये। तो अब आपको ये OP फाइंड करना है, बेसिकली रेडियस, ये है ना क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? तो अब ये ट्राइंगल देखो आप, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ OPQ, ये जो ट्राइंगल बन गया आपका, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया। तो ये OPQ में आप पाइथागोरस लगा के ये OP की वैल्यू निकाल सकते हो, और वही तो रेडियस होगा। बस OP की वैल्यू लगा लो, ये वाली साइड हाइपोटेनस होगी, ये वाली साइड दूसरी साइड होगी, और ये वाली साइड हमें निकालनी है। तो बस
इसका पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओपी का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वही आपका रेडियस रहेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करो भाई। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो मैं ऊपर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे कलर से कर देता हूँ, ब्लू से। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 625 माइनस 576 कितना होता है, 24 प्लस में 49। तो ओपी स्क्वायर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ओपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। और 49 किसका, 7 का स्क्वायर होता है, तो ओपी की वैल्यू आ गई 7। तो ओपी 7 है और वही हमें फाइंड करना था, वही रेडियस है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो जिस तरह से मेरे को ये याद था कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये सारी चीज़ें आपको फास्ट कैलकुलेशन करने में हेल्प करती है। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लो और 1 से 10 तक के क्यूब्स, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया पूरा सॉल्व करके आपने आंसर निकाल दिया। आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था, 3 4 5, 5 12 13, जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है, 7 24 25, ये इस तरीके के मैंने कुछ ट्रिपलेट बताए थे आपको। ये क्या, पाइथागोरस के जो हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना, उसकी साइड्स हैं ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कई बार इजीली ये कॉमन है जो आ जाती है। तो 3 4 5 फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये दो साइड दे रखी हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप तीसरी साइड बोल सकते हो 5 है, बिना सॉल्व करे, बिना ये पाइथागोरस लगाए। मान लो आपको ये साइड दे रखी है, दो साइड राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पर, कि 5 और 12, तो तीसरी साइड आप बोल सकते हो 13। ऐसे इस केस में आपको ये दो साइड दे रखी थी 25 और 24, तो ये बिना सॉल्व करे हम सीधे बोल सकते थे 7 और ये टिक कर सकते थे। अभी तो हमने पूरा सॉल्व किया ना, पूरा सॉल्व किया, पाइथागोरस लगाया, लेकिन जिसको ये ट्रिपलेट याद होंगे, ट्रिपलेट मतलब ये तीन साइड, उनको ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो जैसे उसने देखा होगा बंदे ने, जिसको याद होंगे कि एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल में 24 है, एक साइड 25 है, तो तीसरी साइड ऑब्वियसली 7 ही रही होगी, तो वो डायरेक्ट भी मार्क कर सकता था। वरना सॉल्व करके तो आप आंसर निकाल ही सकते हो, ठीक है, ये शॉर्टकट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3 cos a is equal to 1 then find the value of cos a k। देखो ये क्वेश्चन है ना, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। तो मैं मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो मुझे इजी लगता है, क्या पता आपको मुश्किल लगता हो। तो हमें ये cos a k की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये दे रखा है 3 cos a is equal to 1/3। तो ये लिखा हुआ है 3 cos a is equal to 1 सॉरी 3 cos a is equal to 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cos a हो जाएगा 1/3। अब देखो आपको ये वो पता है, ये राइट एंगल वाला कॉन्सेप्ट पता है जो हम हाइट एंड डिस्टेंस में यूज करते थे। क्या क्या होता था, एक बार रिवाइज ले लो। साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू होती थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती थी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी कॉसेक उसका उल्टा होता था, यानी कि हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, और सेक उसका उल्टा होता था, यानी कि हाइपोटेनस अपन बेस, और कॉट होता था बेस अपन परपेंडिकुलर। तो ये होता था। तो इस हिसाब से कॉस थीटा, ये कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी ये वन बेस रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये बेस को वन ले लिया, और ये थ्री यहाँ देख लो हाइपोटेनस रहा होगा, तो ये थ्री रहा होगा। तो हम ये परपेंडिकुलर साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस साइड है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये वाली स्क्वायर परपेंडिकुलर वाली साइड का स्क्वायर बनेगा। तो 9 माइनस 1 8 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर वाली साइड का स्क्वायर, और जब स्क्वायर का साइन हटाएंगे तो 8 के अंदर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यानी परपेंडिकुलर वाली साइड यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर वाली साइड हो जाएगी √8। और √8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2√2। ये आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है। तो √a हो जाता है 2√2, तो यानी ये वाली साइड आ गई 2√2। अब तो ये हमें तीनों साइड मिल गई ट्रायंगल की, ये परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस 1 है, हाइपोटेनस 3 है। तो अब तो हम कोई सी भी चीज निकाल सकते हैं। ये पूछ रहा है कोसेक के निकालो। कोसेक के क्या होता है, कोसेक के साइन का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस क्या है, ये 3, परपेंडिकुलर क्या है 2√2। तो कोसेक की वैल्यू आ गई 3/2√2। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर।
तो ये तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये वाला तरीका मुझे इजी लगता है, मैं दूसरा तरीका भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ये तरीका आपको पसंद नहीं है, तो दूसरा वाला तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो अभी इसी तरीके पे रहने देते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज। तो बेसिकली पेरीमीटर पूछ रहा है क्वाड्रेंट यानी चौथे हिस्से का सर्कल का जिसका रेडियस है आर। मुझे सबसे पहले बताओ, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है आपका। तो क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, तो मान लो ऐसे होता है ना, ऐसे, मतलब चौथा हिस्सा मतलब ये इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो मैं पिंक कर रहा हूँ ना, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ, ये इस पिंक वाले एरिया का ये पेरीमीटर पूछ रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये सेंटर है, तो ये वाली साइड क्या है आर, ये वाली साइड क्या है आर। तो पेरीमीटर मतलब टोटल एरिया जो होता है जिसको हम छू सकते हैं उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये इसका क्वाड्रेंट का पेरीमीटर में 2r तो होंगे, तो 2r प्लस ये वाला साइड भी तो होगा, पूरा ये वाला साइड। ठीक है, तो ये वाला जो साइड होगा ना, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मुझे बताओ, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? ये बच्चों को याद होना चाहिए। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। ये होता है सर्कल का पेरीमीटर, ये याद होना चाहिए। और यहाँ पर बात हो रही है क्वाड्रेंट की, यानी सर्कल के चौथे हिस्से का पेरीमीटर पूछ रहा है, तो यानी अपॉन 4 कर दो। तो बस यही यहाँ पर ऐड होगा, तो 2r प्लस 2πr/4, यही है आपका आंसर। अब ये जो आंसर है इसी को कुछ चेंज वेंज करके लिखा हुआ है यहाँ पर इन ऑप्शनों में से, तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है वो ही ढूंढना आपका काम है। तो देख लो भाई, ये 2r है प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा πr/2, तो πr/2। ठीक है, तो ये 2r प्लस πr/2 को सॉल्व करो तो इन ऑप्शन में से कुछ आ जाएगा। तो करो इसको, चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका यहाँ नीचे लिखूंगा 2, तो ऊपर बन जाएगा 4r प्लस πr, यहाँ लिख देता हूँ 4r प्लस πr/2। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन अभी भी दिख नहीं रहा है। कोई नहीं, यहाँ ऊपर मैं r कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर ऊपर। तो ऊपर चलो, अगर मैं r कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, π+4, और नीचे 2 तो है ही, तो r/2 π+4 अब दिख गया आपको, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस ये जो फॉर्मूला था इसी को इसने डिफरेंट तरीके से लिखा रखा है, आपको देखना आना चाहिए बस। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देख लें, चलो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज। तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है स्फीयर के क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा। देखो स्फीयर ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना स्फीयर, 3D फिगर होता है ना स्फीयर। तो उसका चौथा हिस्सा मतलब ऐसे कुछ यहाँ से ऐसे अगर काटेंगे तो ये वाला फिगर, ये देखो, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, ये जो मैं डार्क पिंक कर रहा हूँ, ये ये वाला फिगर का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। यही होता है स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। यहाँ पर क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो क्वाड्रेंट मतलब 1/4, तो 4πr² का 4, तो πr²। पर सिर्फ πr² नहीं होगा टोटल सरफेस एरिया, πr² तो ये हो गया जो 4πr² का हमने अपॉन 4 किया क्योंकि क्वाड्रेंट है। तो πr² प्लस क्या क्या होगा, देखो प्लस ये वाला एरिया कौन काउंट करेगा, ये वाला, ये क्या है πr²/2 प्लस ये नीचे वाला πr²/2। तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्योंकि ये πr²/2 क्यों किया मैंने, ये देखो ये पूरा क्या है, ये सर्कल है ना, एक ऐसे सर्कल बनेगा, तो सर्कल का क्या होता है πr² और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 होगा। तो ऐसे ये दो होंगे, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, तो ये बनेगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ स्फीयर। अब इसको सॉल्व कर दो, πr²/2 प्लस πr²/2 क्या होगा πr², और ये वाला πr² यानी कि 2πr²। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये होगा πr² प्लस πr²/2 प्लस πr²/2 यानी कि 2πr²। टोटल सरफेस एरिया क्वाड्रेंट का स्फीयर का, और कैसे निकाला वो हमने देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एट रैंडम अ ग्रीन कलर बॉल। एक ग्रीन कलर बॉल हमें निकालनी है फ्रॉम अ बैग
जिसमें 6 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। भाई ये क्या बात हो गई, 6 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है बैग के अंदर, और पूछ रहा है हम ग्रीन कलर की बॉल निकालें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भाई बैग में है रेड और ब्लैक कलर के बॉल और बोल रहा है ग्रीन कलर की बॉल निकालोगे, ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इजी था ये तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर इज। पहले 15 इवन नेचुरल नंबर की हमें मीडियन निकालना है। तो इवन नेचुरल नंबर कैसे होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते कहाँ तक, शुरू के 50 मतलब 100 तक चलेगा, तभी तो 50 होंगे, इवन नोट है ना। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही होगी इसका हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होता था, जो बिल्कुल मिडिल मोस्ट नंबर है ना, दो मिडिल नंबरों को लेके और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा। तो बीच के मिडिल नंबर इसके कौन कौन से होंगे, एक होगा 50, एक होगा 52, ये दोनों मिडिल मोस्ट नंबर होंगे। तो 50 प्लस 52/2 कर दो, वही आंसर होगा। तो क्या होगा, 50 प्लस 52 कितना होता है, 102/2, उसको सॉल्व करो, 51, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मीडियन क्या होती है, जो मिडिल मोस्ट नंबर रहते हैं उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो मीडियन निकल जाता है, जैसे यहाँ आ गया 51। समझ आ गया, इजी था, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए का, एमसीक्यू वाला। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। ऐसे ही देखते रहना, प्लेलिस्ट में आपके पूरे प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 और करवाऊंगा मैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। Okay, so this is the last question. The value of 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta is। तो 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से सॉल्व हो सकता है। एक तरीका तो है कि थीटा की कोई वैल्यू डाल दो आप, इजी सी, और जो यहाँ पर वैल्यू आएगी थीटा की वैल्यू डालने के बाद वही इन सारे ऑप्शनों में डाल के देख लो, जो दोनों में मैच कर जाएगी वही आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला आंसर, ये वाले टाइप से मैं करके बताऊं, अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लूँ और इसमें डाल दूँ तो क्या बनेगा, 1045 कितना होता है 1, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। कॉट 45 भी 1 होता है तो 1 + 1 2, 2 से 2 कटा 1 आ जाएगा, तो यानी ऊपर 1 आ गया। अब इन सब में थीटा की वैल्यू एक एक करके 45 डाल लो, जहां पर आंसर 1 आ जाएगा वही आपका ऑप्शन है। तो डायरेक्ट फर्स्ट में ही आ जाएगा, देख लो, क्योंकि अगर मैं 1045 1 डालूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी है। तो एक तरीका तो ये है। बाकी और किसी में थीटा की वैल्यू 45 डालोगे 1 नहीं मिलेगा आपको। देख लो यहाँ अगर थीटा की वैल्यू 45 डालोगे तो कुछ 1 नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, तो ये गलत है। सिमिलरली यहाँ भी गलत है, और ये तो 0 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में डालोगे थीटा की वैल्यू 45 तो 1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। ठीक है, और जो एक नॉर्मल बुकिश तरीका है वो तो आपको खैर हर बुक में मिल गया होगा, उसको देख लो। तो वो ये कहता है कि हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, ये बुकिश तरीका, टेन थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बस इस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो, और cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ डाल दो और सॉल्व करते हुए चलो, फाइनली आपको ये मिल जाएगा। तो ये वाला काम आप खुद करो, ये तो बुक की बात है। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली ये वाला आपकी वीडियो खत्म होती है, सेक्शन ए प्रैक्टिस सेट 1 खत्म होता है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 2 करते हैं, ये सेक्शन ए का। ठीक है, ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी 17-18 क्वेश्चन है आपके, इसमें लगभग सारे चैप्टर कवर कर देता है। आपने नोटिस किया होगा, देख लो सारे चैप्टर कवर हो रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी आ गया, ज्योमेट्री का भी आ गया, रियल नंबर का भी आ गया, सबका आ गया, एल्जेब्रा का भी आ रहा है। तो इसीलिए ये सेक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी प्रैक्टिस करो, लगभग आपका सारा रिवीजन भी होता चलता है। इसलिए मैं सारे सेक्शन ए के प्रैक्टिस सेट करवाता हुआ चलूंगा। तो अभी सेट 1 आपने देख लिया, नेक्स्ट वीडियो सेट 2 आएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आराम से पढ़ो, स्ट्रेस मत लेना।